गुड इवनिंग गाइस। आज हम करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बट एक सजेशन है, ये पॉइंट्स करने से पहले एक बार रिवाइज जरूर कर लेना अकाउंटिंग इक्वेशन, उसके बाद ही ये समझ आएंगे, ठीक है? क्योंकि ये थोड़े से हाई लेवल के हैं, जिनके स्कूल में एग्जाम में हाई लेवल आता है या डीके गोयल का लेवल आता है, तो ये वो पॉइंट्स हैं आपको जरूर करने हैं, ठीक है? इन केस आपके स्कूल में लेवल थोड़ा सा भी बढ़ेगा तो ऐसे पॉइंट्स आने के काफी चांसेस होंगे। स्टार्ट करें। फर्स्ट पॉइंट, sold goods costing 20,000 sold goods costing 20,000 at a profit of 20% and half payment is received in cash Okay, I repeat, sold goods costing 20,000 at a profit of 20% and half payment is received in cash. स्टार्ट करें। सबसे पहले आपने गुड्स सेल किए 20,000 के, तो स्टॉक में से तो माइनस होने वाला है 20,000, ठीक है? अभी हमें इक्वेशन नहीं बनानी, हमें बस पॉइंट वाइज करना है, ठीक है? इसकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा। तो स्टॉक में से 20,000 गए एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। यहां देखो, अगर कॉस्ट है 20,000 और प्रॉफिट है 20%, तो 20,000 का 20% निकाल लो, तो ये होता है आपका 4,000। तो 20,000 के गुड्स अगर प्रॉफिट पे बेचे और प्रॉफिट 4,000 है, तो ऑब्वियसली कितने में बेचे होंगे? सेलिंग प्राइस हो गया 24,000, राइट? 20,000 के गुड्स 4,000 के प्रॉफिट में बेचे, 24 में बेचे। हाफ पेमेंट रिसीव्ड इन कैश, इसमें से हाफ कैश आ गया, तो बाकी हाफ का क्या हुआ? बाकी हाफ उधार बाद में आएगा, ठीक है? 24 में बेचे आपने, आधे पैसे अभी आ रहे, आधे बाद में आएंगे। अब इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे? स्टॉक में से 20 गया, कैश में आ गया 12, डेटर में आ गया 12, ठीक है? और प्रॉफिट मार्जिन कहां पे आता है 4,000 का? वो होता है कैपिटल में ऐड। लायबिलिटी में नो इफेक्ट, कैपिटल में ऐड 4,000। ऐसे ही होता है, एक बार चेक कर लो। 12 प्लस 12 24 माइनस 20 4,000 पॉजिटिव, उधर भी कितने हैं? 4,000 पॉजिटिव, ठीक है? ऐसा पॉइंट तो आपने किया हुआ है, तो ये तो हो गया होगा आई गेस। सेकंड पॉइंट, सोल्ड गुड्स costing 24,000 at a profit of 33 1/3%। 33 1/3%, इसको ऐसे ही लिखना है, 33 फिर आगे 1/3%। इसका क्या मतलब होता है अभी देखेंगे। एंड हाफ पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश I repeat, sold goods costing 24,000 at a profit of 33 1/3% and half payment is received in cash। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड काफी ट्रिकी है, बहुत ध्यान से देखना। आपने गुड्स बेचे 24,000 के, तो स्टॉक में से तो 24 कम होने वाला है, ये तो पक्का है। एट अ प्रॉफिट ऑफ 33 1/3%। अब इसको कैसे सॉल्व करें? यहां देखो, अगर कॉस्ट है 24,000, प्रॉफिट है 33 1/3%, अब इसको कैसे आप निकालोगे? 24,000 का 33 1/3% कैसे निकालें? तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं 1/3। अब ये कैसे 1/3 बना वो समझना है, यहां देखना ध्यान से। जो आपने 20% निकाला था ना, 20%, इसको शॉर्ट में बोलते हैं 1/5। पहले ये समझते हैं 1/5 कैसे। 20% का मतलब होता है 20/100, और 20/100 को शॉर्ट में बोलते हैं 1/5। मैथ्स में फ्रैक्शन में 1/5 आप चेक भी कर सकते हो। 20,000 का अगर कॉस्ट है 20,000 की, उसका 1/5 प्रॉफिट है, 1/5। 20,000 का 1/5 कितना होता है? 4,000, ठीक है? अब इसको बोलते हैं 1/3। ये कैसे सर 1/3 कैसे? यहां देखो 33 1/3 को
अगर मेरे को परसेंटेज में निकालना है तो अपॉन में 100 बोल सकता हूँ, ठीक है, अपॉन में 100, राइट। 33 1/3 इसको कैसे सॉल्व करें? ये हो गया 33 इंटू 3 99, 99 प्लस 1, इसको मैं 100 अपॉन में 3 अपॉन में 100 बोल सकता हूँ। 33 1/3 को अगर हम सॉल्व करें तो ये 100/3 बन जाएगा, क्योंकि 33 इंटू 3 99 प्लस 1 100, 100/3। अब ये अपॉन में यहाँ पे 1 है। मैथ्स में आपने ऐसा कुछ सॉल्व करा होगा पहले। अगर मैं इसको ऐसे ऊपर ले जाऊं तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/100, राइट। 100 से 100 कट हो गया, कितना बन गया? 1/3। इसका मतलब 33 1/3 को 1/3 भी बोलते हैं। सीधी सी बात है। अगर मैं आपको बोलूं 100 रुपीज को 3 पार्ट्स में बांटो तो आप सबको 33 रुपीज दोगे, ठीक है। इसके बाद भी तो 1 रुपये बचेगा, तो सबको 0.33 तो मिलेगा उसके बाद, ठीक है। तो ये बेसिकली अगर 100 का 1/3 हिस्सा देखो तो 33.33% होता है। अब आप ये मत बोलना सर वो 1 पैसे भी तो बचेंगे, किसी को हम 34 दे देंगे पैसे, कुछ नहीं होता, ठीक है। तो पॉइंट क्या है? 33 1/3 का मतलब 1/3 होता है शॉर्ट में। अब आपको बार बार ना ये निकाल के नहीं देखना, टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। पेपर में अगर आ गया 33 1/3%, इसको डायरेक्टली 1/3 ले लेना, अलाउड है, आपको ये दिखाने की नीड भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। तो प्रॉफिट है बेसिकली 1/3। 24,000 का 1/3 कितना होता है? 8,000। तो मतलब प्रॉफिट मार्जिन हो गया 8,000, करेक्ट। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया? 32,000। देखो 24,000 के गुड्स थे, प्रॉफिट है 1/3। 24,000 का 1/3 कितना होता है? 8,000। तो सेलिंग प्राइस 32। यहां तक ओके। अब हाफ पेमेंट कैश में आ गई, तो 16 कैश में आ गया और 16 का उधार डेटर, ठीक है। तो कैश में आ गया 16, डेटर में आ गया 16 और प्रॉफिट मार्जिन कहां जाता है? कैपिटल में, कितना? 8,000। चेक कर लें। 16 प्लस 16 32 माइनस 24 +8, वहां कितना है? +8। तो इसमें नया पॉइंट क्या था? 33 1/3 को हम शॉर्ट में 1/3 भी बोल सकते हैं, तो आप डायरेक्टली 1/3 निकाल दो। और 20% को हम शॉर्ट में 1/5 भी बोल सकते हैं। और अगर 25% आ गया तो शॉर्ट में हम 1/4 भी बोल सकते हैं। आई होप थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। अब देख लो, कोई भी डाउट होगा तो व्हाट्सएप कर देना। तो अब करेंगे थर्ड पॉइंट, गुड्स कॉस्टिंग 20,000, गुड्स कॉस्टिंग 20,000 sold at a loss of 5%, sold at a loss of 5%, out of which 12,000 received in cash. I repeat, goods costing 20,000 sold at a loss of 5%, out of which 12,000 received in cash. ठीक है, स्टार्ट करें। तो सबसे पहले गुड्स कितने के बेचे? 20,000 के। तो स्टॉक में से तो कम हो गया 20,000, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस था 20,000, इसको आपने सेल किया एट अ लॉस ऑफ 5%, लॉस पे बेचा। अब आप बोलोगे सर लॉस पे क्यों बेचेंगे? हो सकता है गुड्स पुराने हो गए हो या खराब हो गए हो, तो कभी कभी नुकसान में भी बेचने पड़ते हैं। तो 5% के लॉस पे बेचा। 20,000 का 5% होता है 1000, तो 1000 के लॉस पे बेचा, तो मतलब 19 में बेचा होगा। सीधी सी बात है, अगर लॉस में बेचा है तो कम में बेचा होगा, राइट। तो माइनस हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया? 19,000। इसमें से कैश कितना आया? 12,000। तो बाकी का उधार, तो डेटर कितने हो गए? 7,000। तो पॉइंट क्या है? 20 के गुड्स 19 में बेचे, सस्ते में बेचे, उसमें से 12 आ गया, बाकी का उधार, ठीक है। तो कैश में आ जाएगा 12,000, डेटर में आ जाएगा 7,000 और लॉस से कैपिटल कम हो जाएगी, तो कैपिटल में माइनस होगा। प्रॉफिट होता है प्लस और लॉस क्या होता है? माइनस। चेक कर लें।
12 प्लस 7 ये होता है 19। 19 माइनस 20, इंटीजर्स में आपको पता है अगर माइनस वाला बड़ा होगा तो -1 आएगा, ठीक है। पॉजिटिव 19 माइनस 20, तो ये -1000, उधर भी क्या है -1000। क्लियर। नेक्स्ट फोर्थ, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज 6000, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज 6000 and for household use 4000. I repeat, purchase furniture for office use 6000 and for household use 4000. ठीक है। अब सुनना ध्यान से, आपने टोटल 10,000 का फर्नीचर खरीदा, उधार पे नहीं, क्योंकि कोई नाम नहीं है, कैश पे खरीदा, तो टोटल कैश गया आपका 10,000, ठीक है। लेकिन ऑफिस के लिए जो आया वो 6,000 है। जो फर्नीचर ऑफिस में आया, ऑफिस मतलब बिजनेस में जो आया वो 6,000 है, ठीक है। बाकी 4,000 का कहां पे गया? घर पे। तो जो घर का फर्नीचर है उसको मैं यहां तो दिखाऊंगा नहीं, यहां तो खाली ऑफिस के दिखाते हैं, ठीक है। अब जो फर्नीचर आपने घर के लिए खरीदा ऑफिस के पैसों से, वो बेसिकली ड्रॉइंग्स। दोबारा सुनो, आपने ऑफिस के पैसों से घर के लिए फर्नीचर लिया, तो बेसिकली अगर आप ऑफिस में से लेके जा रहे हो घर के लिए, अगर आपने ऑफिस में से पैसे निकाले फॉर हाउस होल्ड पर्पस, उसके बाद आप फर्नीचर खरीदो, आप टीवी खरीदो, कुछ भी खरीदो, मुझे क्या मतलब, ऑफिस में से तो पैसे गए ना। तो अगर ऑफिस में से पैसे गए फॉर हाउस होल्ड, उसे क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स। तो हम तो उसको ड्रॉइंग्स में दिखाएंगे। 4,000 जो घर के लिए गए हम उसे ड्रॉइंग्स में दिखाएंगे। उसके बाद आप कुछ भी करो, आप बच्चों की फीस पे करो, फर्नीचर खरीदो, बिजनेस को कोई मतलब नहीं है। बिजनेस सीधा बोलेगा 4,000 मेरे गए फॉर हाउस होल्ड यूज, इसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। समझ पा रहे हो? तो अल्टीमेटली टोटल कैश गया 10,000, ऑफिस के लिए सामान आया 6,000 का, और पर्सनल यूज के लिए कितने? 4,000। चेक करें, -10 + 6 -4, उधर कितना है? -4। अगर आप इसको बाइफरकेट करके दिखाते तो कैसे दिखाते? देखो, सबसे पहले 6,000 का फर्नीचर लिया ऑफिस के लिए 6,000 का, तो आप ऐसे बोल सकते हो 6,000 कैश गया और फर्नीचर आ गया, ठीक है। फिर 4,000 ड्रॉइंग्स है, घर के लिए आप ले गए, उसके बाद आप फर्नीचर लो या टीवी लो, कुछ भी लो, हमें क्या। तो 4,000 ड्रॉइंग्स को कैसे दिखाते हो? कैश माइनस और कैपिटल माइनस। अलग अलग दिखाने की जगह मैंने साथ में दिखाया है, क्यों? क्योंकि वो एक ही पॉइंट में दिया हुआ है। तो जब आपको एक ही पॉइंट में दिए होते हैं दो बातें, तो आपको साथ में ही दिखाना पड़ता है। प्रेजेंटेशन तो वही सही है, ठीक है। तो ये समझने के लिए लिख लो, ठीक है, इजी करने के लिए। अदरवाइज अगर आपको ये समझ आ गया है तो आई वुड सजेस्ट बेटर प्रेजेंटेशन तो यही है, ठीक है। जब तक आपकी स्कूल टीचर ये अलाउ ना करे ऐसे मत करना। क्लियर? लिखिए। अब करेंगे पॉइंट नंबर 5, परचेज हाउसहोल्ड गुड्स फॉर 15,000 giving 5,000 in cash and balance through a loan. I repeat, purchase household goods for 15,000 giving 5,000 in cash and balance through a loan. थोड़ा ध्यान से समझना। आपने गुड्स खरीदे घर के लिए, मतलब अपने पर्सनल यूज के लिए, और बिजनेस के पैसों से खरीदे, क्योंकि कहीं भी ये नहीं लिखा कि जो 5,000 गए वो पर्सनल कैश या पर्सनल अकाउंट से गए, ऐसा नहीं लिखा। तो जो गुड्स खरीदे वो तो घर के लिए हैं, बट बिजनेस के पैसों से लिए, ठीक है। तो 5,000 तो गया कैश, तो कैश तो माइनस होगा 5,000, ठीक है। बाकी के 10,000 लोन से हमने दिए, तो बिजनेस के नाम पे लोन आ गया 10,000। देखो, पेमेंट पूरी बिजनेस के पैसों से हो रही है, 5,000 कैश गया है, बाकी बिजनेस के नाम पे लोन आया है, और जो गुड्स हैं वो यहां नहीं आए, वो कहां गए? घर गए।
घर गए मतलब पर्सनल यूज, पर्सनल यूज को क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स। तो कैपिटल माइनस हो गई 15,000। ठीक है, आई नो थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा होगा कि सर क्या कर रहे हो ये, एक बार आराम से दोबारा करते हैं और इस बार बाइफरकेट करके करते हैं। देखो, सबसे पहले आपने हाउस होल्ड गुड्स खरीदे, ये भूल जाओ कि घर के लिए भूल जाओ। सबसे पहले आपने गुड्स खरीदे 15,000 के, 5,000 कैश में दिया, बाकी लोन में। बहुत ध्यान से देखना, सबसे पहले आपने गुड्स खरीदे 15,000 के, तो मान लो 15,000 के गुड्स आ गए, ठीक है, बाकी सब कुछ भूल जाओ। 15 के गुड्स आ गए, 5,000 का कैश गया, बाकी लोन, ये मानते हो। अब यही गुड्स आप कहां ले गए, घर ले गए, तो गुड्स में से तो माइनस हो गया, और जब आप घर लेके जाते हो ड्रॉइंग्स, तो क्या होते हैं, गुड्स माइनस कैपिटल माइनस। तो अगर आप ध्यान से देखो, गुड्स तो कभी बिजनेस में आए ही नहीं थे, बिजनेस के पैसों से खरीदे तो गए हैं, बट बिजनेस में कभी रखा ही नहीं उनको, सीधा घर ले गए, तो गुड्स तो यहाँ पे कभी आए नहीं। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, 5,000 का कैश गया, बाकी बिजनेस के नाम पे लोन चढ़ गया अपना, ठीक है, और 15,000 ड्रॉइंग्स में काउंट होंगे। अब आप बोलोगे कि सर ड्रॉइंग्स आप दिखा रहे हो 15 की, ऑल दो कैश तो खाली 5,000 दिए है, तो बाकी का 10,000 बाद में जाएगा ना, जाएगा तो बिजनेस का ही। तो अल्टीमेटली बिजनेस में से कितना गया, 5 अभी, और बाद में 10 जाएगा, तो बिजनेस में से 15 गए, और वो पूरे 15 ड्रॉइंग्स में आ गए। समझ पा रहे हो? तो अल्टीमेटली बिजनेस का नुकसान 15,000 और कैपिटल गई 15,000। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, पेड कैश 500 फॉर लोन एंड 300 फॉर इंटरेस्ट। आपने 500 दिए लोन के एंड 300 इंटरेस्ट के, जो ऊपर लोन लिया है ना, मान लो उसी में पे कर रहे हैं, 500 लोन के हैं, 300 इंटरेस्ट के। अब सुनना ध्यान से, अगर आप लोन लेते हो मान लो 10,000 का, तो जब आपको पैसे वापस करने होते हैं ना, तो वो 10,000 नहीं होते, वो हो सकते हैं 12,000 हो जाए, क्योंकि एक तो होता है लोन का अमाउंट, वो तो वापस करना ही करना है, और एक इंटरेस्ट होता है, अलग से वापस करना पड़ता है वो। मतलब लोन तो पे बैक करोगे, इंटरेस्ट अलग से पे बैक करोगे। लोन को बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, ये तो अलग से जाएगा और इंटरेस्ट अलग से जाएगा। आपने देखा होगा, अगर पापा आपके 5 लाख की कार खरीदते हैं इंस्टॉलमेंट से, तो जब पे बैक करना होता है तो वो 5.5 या 6 लाख की पड़ जाती है बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट। तो हुआ क्या, टोटल कैश गया मेरा 800, ठीक है, लेकिन लोन कितना कम हुआ। आप ये नहीं बोल सकते कि 800 का लोन कम हो गया, लोन तो खाली 500 का कम हुआ, प्रिंसिपल अमाउंट खाली 500 कम हुआ, राइट। बाकी इंटरेस्ट अलग से है 300, और इंटरेस्ट क्या होता है हमारा, एक्सपेंस। तो इंटरेस्ट से कैपिटल कम हो जाती है। ऐसा मैंने आपको करवाया भी हुआ है, बट स्टिल एक बार दोबारा सुन लो, लोन अलग से है, 500 का लोन लिया और 300 का इंटरेस्ट अलग से है, उससे आपकी कैपिटल कम होगी। आप ये कभी नहीं बोल सकते कि अगर मैंने 800 पे करे, मान लो 500 का लोन और 300 मैंने इंटरेस्ट पे करे, तो आप ये नहीं बोल सकते कि वो लोन में एडजस्ट कर लो कि मैंने लोन पे कर दिया, ऐसा नहीं होता। बैंक वाले लोन का अमाउंट अलग से लेंगे और इंटरेस्ट तो अलग से लेंगे ही लेंगे। समझ पा रहे हो? अगर आपने 5 लाख की कार खरीदी और मान लो 5 लाख रिटर्न कर दिए, मान लो, तो आप खाली 5 लाख से काम नहीं चला सकते, इंटरेस्ट अलग से पे करना पड़ेगा 1 लाख, वो आपके लिए खर्चा होगा। क्लियर? अब लिख लो। तो नेक्स्ट 7th, इन्वेस्टेड इन शेयर्स 50,000। कभी कभी क्या होता है, एज अ बिजनेसमैन हम शेयर्स खरीदते हैं, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो शेयर्स हमारे लिए एसेट होता है। एसेट क्यों होता है, क्योंकि कल को उसे हम बेच सकते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि वो शेयर्स सस्ते भी हो सकते हैं, महंगे भी हो सकते हैं, मतलब हो सकता है कम में बिके, हो सकता है ज्यादा में बिके, वो तो बात की बात है। देखो रिस्क तो होता ही है, जब आप शेयर्स में इन्वेस्ट करोगे रिस्क तो साथ में थोड़ा सा इन्वॉल्व होता ही है। 50,000 के शेयर्स कल को 70 या 80,000 में भी सेल हो सकते हैं, या हो सकता है कि उनकी प्राइस 20,000 आ जाए, कुछ भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करेगा। ठीक है, तो एज ए बिजनेसमैन बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो चलो फिलहाल हमने शेयर्स में इन्वेस्ट किए 50,000, तो कैश गया 50,000, ठीक है,
और शेयर्स हमारे लिए एसेट होते हैं। तो या तो आप कॉलम बना लो इन्वेस्टमेंट का, या फिर आप कॉलम बना लो सिक्योरिटीज का। ठीक है, शेयर्स को हम सिक्योरिटीज भी बोलते हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट बोल लो, और फिर यहाँ पे ऐड हो जाएंगे 50,000। ठीक है, तो इन शॉर्ट कैश गया और एसेट आ गया। क्लियर? अगर कैश में इतने पैसे नहीं पड़े होंगे, मान लो बैलेंस नहीं है, तो बैंक में से माइनस कर देना और शेयर्स में या इन्वेस्टमेंट में प्लस कर देना। ठीक है, आगे नंबर 8, रिसीव्ड डिविडेंड ऑन शेयर्स। रिसीव्ड डिविडेंड ऑन शेयर्स 5,000। अब ये डिविडेंड क्या होता है? जब आप बैंक में इन्वेस्ट करते हो पैसे, तो आपको इंटरेस्ट मिलता है, वो आपको कुछ रिटर्न में देते हैं। ठीक है, वैसे ही जब आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपको रिटर्न में डिविडेंड मिलता है। ये क्या होता है? प्रॉफिट में हिस्सा होता है। जब आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप भी एक तरीके से मालिक बनते हैं। तो जैसे सबको प्रॉफिट मिलेगा, आपको भी मिलेगा, सारा नहीं, थोड़ा सा। जितने शेयर्स होंगे उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। तो मान लो आपको 5,000 मिल गए, तो आपके लिए इनकम। तो कैश में प्लस और कैपिटल में प्लस। ठीक है, उसको शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर देना, कैश प्लस कैपिटल प्लस, आपके लिए इनकम है, प्रॉफिट है। क्लियर? लिख लो। तो अब करेंगे 9th पॉइंट, लिखिए पेड 3 months एडवांस रेंट, पेड 3 months एडवांस रेंट फॉर ऑफिस 2700। पेड 3 months एडवांस रेंट फॉर ऑफिस 2700। आपने 3 महीने का रेंट एडवांस में पे कर दिया, तो कैश तो गया, पक्का गया। और प्रीपेड रेंट हमारे लिए क्या होता है? एसेट। कल को हमें सर्विस मिलेगी, पैसे नहीं मिलेंगे, सर्विस मिलेगी, इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। तो प्रीपेड रेंट हमारा आता है एसेट में 2700। लायबिलिटीज में नो इफेक्ट, कैपिटल में नो इफेक्ट। राइट, ये तो सीखा होगा आपने, इजी होगा। 3 months का रेंट एडवांस में पे कर दिया तो पैसे गए और एसेट आ गया, क्योंकि कल को 3 months सर्विस लेनी है और कुछ पे नहीं करना। राइट, नंबर 10, पेड 3 months एडवांस रेंट, पेड 3 months एडवांस रेंट फॉर ऑफिस एट 1000 पर मंथ, एट 1000 पर मंथ। दोनों पॉइंट्स में क्या डिफरेंस है? यहां पे पर मंथ नहीं लिखा था, यहां टोटल लिखा था 2700, और यहां पर मंथ है 1000। इसका मतलब आपने 3 months का रेंट एडवांस में दिया 1000 पर मंथ के हिसाब से, तो 3000 हो गया। तो कैश गया 3000 और प्रीपेड रेंट आ गया 3000। क्लियर? इन शॉर्ट, यहां पे पर मंथ नहीं लिखा था और यहां पर मंथ लिखा है, तो इसलिए इंटू 3 कर दिया। अब आप ये मत बोलना कि सर 3 months का रेंट दिया तो 1 month तो इसी पीरियड का होगा और 2 एडवांस होना चाहिए, ऐसा नहीं है। जब देखा है 3 months का एडवांस है तो पूरा एडवांस है, इस मंथ का अलग से पहले पे कर दिया होगा। समझ पा रहे हो? तो उसमें कुछ मिक्सअप मत करना, कंफ्यूजन मत करना। अगर 3 months का एडवांस लिखा है तो इट मींस ये सारा एडवांस है, इसमें से ऐसा नहीं है कि 1 महीने अभी के 2 महीने बाद के, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो इंक्लूडिंग कुछ ना कुछ लिखा होता कि 3 months का एडवांस पे किया इंक्लूडिंग दिस मंथ ऑल्सो, कुछ ना कुछ ऐसा लिखा होता। ठीक है, तो फिलहाल ये ऐसे है, यहाँ पे टोटल था और यहाँ पर मंथ, तो जब पर मंथ वर्ड्स लिख देंगे तो इनटू कर देना। राइट, अब लिख लो। तो अब करेंगे 11th पॉइंट, बॉट ऑफिस टाइपराइटर, बॉट ऑफिस टाइपराइटर फ्रॉम स्टैंडर्ड सप्लाई कंपनी, फ्रॉम स्टैंडर्ड सप्लाई कंपनी ₹3000। बॉट ऑफिस टाइपराइटर फ्रॉम स्टैंडर्ड सप्लाई कंपनी ₹3000। सबसे पहले बात बताओ, ये कैश पे लिया होगा या उधार पे, क्रेडिट या कैश? सबसे पहले तो यहाँ देखो, यहाँ पे ना स्टैंडर्ड सप्लाई कंपनी नाम आ गया, क्या कहीं लिखा है कि टाइपराइटर लिया फॉर कैश? क्या कहीं ये लिखा है टाइपराइटर लिया फॉर कैश? नहीं लिखा, और नाम आ गया, तो इसका मतलब कि उधार पे है, तो ये हो गया क्रेडिट पे। राइट, तो सबसे पहले तो हो जाएगा एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल,
टाइपराइटर लिया क्रेडिट पे, तो या तो आप लिख लो टाइपराइटर, या इसके लिए एक वर्ड यूज होता है ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट इज बेटर। तो ये ऑफिस इक्विपमेंट आ गया 3000 का, मतलब टाइपराइटर आ गया, और उधार आ गया, तो ये हो गया सप्लायर, राइट, 3000। गुड्स खरीदते हैं तो वी यूज क्रेडिटर, एसेट खरीदते हैं कोई फर्नीचर या टाइपराइटर तो वी यूज सप्लायर, ठीक है। अब ये तो हो गया। नेक्स्ट पॉइंट 12th, सोल्ड द अबव टाइपराइटर, मतलब यही टाइपराइटर बाद में बेचा, सोल्ड द अबव टाइपराइटर टू अमर फॉर ₹1000, फॉर ₹1000। अमर पेड 600 in cash, Amar paid 600 in cash and accepted a bill at 3 months for the balance. I repeat, Amar paid 600 in cash and accepted a bill at 3 months for the balance. इस पॉइंट को इसी के साथ कर लेते हैं, ठीक है। आप चाहो तो अलग से भी कर सकते हो, बट स्कूल में जब क्वेश्चन आएगा तो साथ में ही करना है, तो इसको साथ में करते हैं, बेटर देगा। यहां देखो, ये टाइपराइटर हमने सेल किया फॉर ₹1000, तो टाइपराइटर तो गया, ये तो खत्म, माइनस हो जाएगा, फिनिश। अमर ने पे किए 600 इन कैश, तो इसका मतलब एसेट में कैश आ गया 600, ठीक है। अगर मैं 12th पॉइंट की बात करूं, 600 आ गया, बाकी का वो बिल एक्सेप्ट कर रहा है। अब ये बिल क्या है, आपको याद होगा मैंने समझाया था कि अगर हम उधार पे गुड्स बेचते हैं, ठीक है, तो कभी कभी हमें सामने वाली पार्टी पे भरोसा नहीं होता, तो हम उसको बोलते हैं कि एक बिल पे साइन करके दे कि हमें 3 मंथ्स के बाद पे करेगा, और ये बिल हम रख लेते हैं एज अ प्रूफ, और ये बिल हमारे लिए होता है एसेट, क्योंकि इसके थ्रू हमें कल को पैसे मिलने हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, बिल रिसीवेबल, शॉर्ट में BR, राइट। तो अमर ने हमें 600 कैश दे दिए, बाकी का बिल दे दिया, तो ये तो मेरे लिए एसेट है। अब डाउट ये आएगा कि ये BR कितने का आएगा, बैलेंस अमाउंट कितना है, 400 या फिर 2400, ये सोचना है। देखो, टाइपराइटर था 3000 का, कैश आ गया 600, तो बाकी कितने रह गए, आपको शायद लग रहा हो 2400, बट गलत है। रीजन, हमने बेचा कितने में है, 1000 में, तो 3000 का टाइपराइटर था, वो तो बात की बात है, बेचा कितने में है, 1000 में, तो कैश आ गया 600, तो फिर BR कितने का आएगा, 400 का। इन शॉर्ट, हमने 3000 का एसेट 1000 में बेच दिया, तो हमें 2000 का लॉस हुआ है, राइट। अमर हमें कितने देगा, 1000, 600 दे चुका है, 400 का BR देगा, इसका मतलब 2000 का हमें लॉस हुआ है, और वो क्या होता है, कैपिटल में से माइनस, ठीक है। अगर मैं इसको हटा दूं तो लॉस आ जाएगा इधर, कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, ठीक है। एक बार दोबारा देखते हैं, 3000 का टाइपराइटर लिया था उधार पे, आज वो हमने बेच दिया, तो वो तो खत्म, बुक्स में से खत्म, 600 आ गए, 400 बाद में आएंगे। रीजन, 3000 का टाइपराइटर 1000 में बेचा है, बाकी 2000 का आपको लॉस हो रहा है, कैपिटल माइनस, चेक कर लें। +6 +4 ये होता है +1000, -3000 ये होता है -2000, और उस साइड कितना है, -2000। समझ आ गया, लिख लो। तो अब करेंगे 13th पॉइंट, पेड टेलीफोन बिल amounting to 1500, 1500, including 200 in advance. I repeat, paid telephone bill amounting to 1500, including 200 in advance. ठीक है। अब सुनो, आपने टेलीफोन बिल पे किया और टोटल पैसे गए 1500, जिसमें से 200 एडवांस में पे किया, मतलब प्रीपेड, ठीक है। प्रीपेड हमारे लिए क्या होता है, एसेट, तो 200 तो एडवांस पे किया, तो नॉर्मल कितना पे किया, जो इस टाइम का था, दोबारा सुनो,
टोटल आपने 1500 पे किया, जिसमें से एडवांस है 200। एडवांस मतलब अगले महीने का या अगले साल का एडवांस पे कर दिया। तो इस टाइम का कितना है जो नॉर्मल है, वो हो गया 1300। ये समझ पा रहे हो? अगर 15 में से 200 एडवांस है तो 1300 नॉर्मल रेंट है जो इस टाइम का है, नॉर्मल बिल है। ठीक है, तो कैपिटल में से जाएगा 1300 जो इस साल का या इस मंथ का है। ठीक है, तो टेलीफोन बिल पे किया 1500, जिसमें से 200 एडवांस है, तो 1300 हो गया इस टाइम का। अब चेक कर लो, -15 + 2 कितना होता है? -13। उस साइड पे कितना है? -13। क्लियर? नेक्स्ट 14th point, collected 6000 as commission, collected 6000 as commission, including 2000 as advance, collected 6000 as commission, including 2000 as advance। आपको टोटल 6000 कमीशन मिली और 2000 एडवांस मिली। सबसे पहले कैश आया, इस बार तो कमीशन मिली है तो कैश तो आया 6000, 2000 एडवांस मिल गई। अगर 6000 में से 2000 एडवांस मिल गई तो नॉर्मल कमीशन कितनी थी जो इस टाइम की थी? वो थी 4000। अब करना कैसे है? जो नॉर्मल कमीशन होती है जो इस पीरियड की होती है वो तो प्लस होती है कैपिटल में, राइट? और जो एडवांस मिली वो आपके लिए एसेट या लायबिलिटी। आपको इनकम मिल गई एडवांस में, कमीशन मतलब इनकम मिल गई एडवांस में, रिसीव हुई है ना तो इनकम है। काम अभी किया नहीं है तो आपके लिए लायबिलिटी, कल को सर्विस देनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगी प्री रिसीव्ड कमीशन। कितनी? 2000। क्लियर? एक बार दोबारा, टोटल 6000 मिला, ठीक है, कैश आ गया, जिसमें से 2000 एडवांस में मिला, कल को काम तो करना पड़ेगा तो आपके लिए लायबिलिटी, और 4000 इस पीरियड का मिला, वो काम कर चुके हो तो वो हमारी इनकम। क्लियर? अब लिख लो। अब अगर किसी को ये डाउट आ रहा है कि सर नॉर्मल एक्सपेंस या नॉर्मल इनकम को आपने अलग क्यों किया है, तो इसका रीजन बहुत क्लियर था, मैंने पहले बताया था, इक्विवेलेंट असम्पशन। इक्विवेलेंट असम्पशन क्या कहती है? जो इस साल का एक्सपेंस है बस वही लिखाओ। तो 1500 में से अगर 200 अगले साल के हैं तो इस साल का खाली 1300 है। तो इक्विवेलेंट असम्पशन के अकॉर्डिंग हमें बस इस साल का एक्सपेंस दिखाना है और बस इस साल की इनकम दिखानी है। जो अगले साल की इनकम मिली है वो अभी इनकम में नहीं दिखानी। याद आ गया? तो आज के लिए इतना ही। अब हमने 14 पॉइंट्स कर लिए, बाकी के पॉइंट्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। साथ साथ मैं आपको एक असाइनमेंट दे दूंगा, अब आप वो स्टार्ट कर देना, ठीक है? अगर आपको फुल मार्क्स लाने हैं आपके फर्स्ट यूटी में और फर्स्ट टर्मिनल में तो आपको वो असाइनमेंट्स जरूर करने हैं। तो सी यू इन नेक्स्ट क्लास।